पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकाम, पाकिस्तानी सियासत में चीजें बड़ी तेजी से बदल रही हैं और अगले 10 दिनों में ये जो सूरत हाल है ये मजीद आपको बदलती हुई दिखाई देगी। ऐसे ऐसे कार्ड्स आप पाकिस्तान की सियासत में देखेंगे जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा, वो सब कुछ आप होता हुआ देखेंगे। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि रात गए पाक फौज में एक बड़ी ताकतवर शख्सियत की तब्दीली हुई है और पोस्टिंग ट्रांसफरिंग होना शुरू हो गई है। और ये तब्दीली किस शख्सियत की है और अचानक से इस तब्दीली की आखिर वजह क्या बताई जा रही है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और इस तब्दीली के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या पैगाम पहुंचाया गया है, यानी कि एक दिन के अंदर आपने गौर करना है कि एक दिन के अंदर दो बड़े पैगामात पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से तहरीक इंसाफ को दो टोक पहुंचा दिए गए हैं। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। और फिर दूसरी जानिब डाला जेल में दो बड़े ताकतवरों की एक अहम तरीन हंगामी फैसला कुन मुलाकात हुई है। और जनाब ये मुलाकात किसकी है, इमरान खान को डाला जेल में कौन गया, उसको मीडिया रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, आखिर उसकी वजह क्या है, इस हवाले से भी जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखूंगा। और इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर आने जा रहे हैं। बड़े जलसे का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या होने जा रहा है और इमरान खान ने जेल से क्या पैगाम दिया है, वो तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल अगर आप देखें तो इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के वो अक्सर तब्दील हो रहे हैं। और एक ऐसा वक्त है जहां पर एक दूसरे के लोग एक दूसरे के गुत्थन गुत्था हैं और नजरियात की जंग ने हमें एक दूसरे के ऐसे मुखालफत हमारे में एक नफरत का बीज बो दिया गया है। जनाब हम गिरबान पकड़ने पर आ गए, हम एक दूसरे को मारने पर आ गए, सियासत को गंदा कर दिया गया है। सियासत को नफरत की फेंट चढ़ाकर हमने एक दूसरे की जानें लेना शुरू कर दी हैं। यहां तक गंदा और मकरू खेल पाकिस्तान की सियासत में खेला जा रहा है। हम इंसान नहीं हैं, हम दरिंदे हैं, हम जानवर हैं और हम जानवर कहलाने के भी लायक नहीं है। क्योंकि जो कुछ आज मेरे पाकिस्तान में हो रहा है वो तारीख में नहीं हुआ था कि नफरत की आग में हम बंदे को मौत की फेंट चढ़ा देते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। तो आज सियासत को बड़ा एक ऐसा पेशा समझा जाता है कि ये करप्ट इंसानों का पेशा है, यहां पर करप्ट लोग ही सियासत करते हैं। लेकिन जनाब सियासत एक बड़ा पकीज़ा लफ्ज़ है जो हमारे नबियों ने भी की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज सियासत नहीं हो रही, आज मुनाफिकत की जा रही है, आज कौम के वकार का सौदा किया जा रहा है। अगर आप जनाब इन सारी चीजों को देखें, आज जज़ीयत हो रही है, आज फिरौनियत की जा रही है कि जिस तरह से जो हालात पैदा कर दिए गए हैं कि आज पाकिस्तान नफरत की आग में चल रहा है। आज पाकिस्तान में गुर्बत जो है वो माओ से बच्चे नीलाम करा रही है। आज पाकिस्तान में 28-25 करोड़ की आबादी है और आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। कोई पूछने वाला नहीं है, सिर्फ मार चार ये वो ये जनाब पाकिस्तान की सियासत हो चुकी है। सियासत तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी की थी। आप सबने देखा कि फिरौन की फिरौनियत निपटा के रखते थे, खत्म कर दी, तहस नहस करके रख दिया था। सियासत तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की थी, हमारे आखिरी नबी ने भी की थी कि उन्होंने कुरैश के जो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम था, जो एक वसीदा निजाम था, उसको खत्म करके रख दिया था, उसको क्रश करके रख दिया था। सियासत नबियों का पेशा था जिसे आज गंदा करने की कोशिश की जा रही है। जनाब सियासत तो ईसा अलैहिस्सलाम ने भी की थी, जदीदियों के खिलाफ सियासत की थी। सियासत तो बड़ा मुकद्दस लफ्ज़ है। अगर आप इसको समझे एक इबादत के तौर पर अगर आप इसको देखें तो सियासत एक इबादत है, ये एक प्योर वर्ड है। और जनाब एक जदीद की सियासत थी, एक इमाम अलैहिस्सलाम की हुसैन अलैहिस्सलाम की सियासत थी। आपने देखा कि इमाम हुसैन ने यजीद की बात नहीं की थी कि अगर मैं यजीद की बैत कर लूंगा सिर्फ चंद टकों की खातिर, मैं सरेंडर कर दूंगा तो तारीख में ये चीज लिखी जाएगी, माशअल्लाह माशअल्लाह, ये तारीख पे चीज लिखी जाएगी कि नबी के नवासे ने यजीद की बैत कर ली थी, वो उसने जान देना कबूल कर ली, उसने यजीद की बात नहीं की। ये सियासत थी कि नजरियात का सौदा नहीं हुआ था कि जब वो उसने इस्लाम के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब कुछ तबाह जो है वो अपना इस्लाम के लिए जो है वो पेश कर दिया था। तो ये सियासत थी। आज आपको ये समझने की जरूरत है कि हक का रास्ता इतना आसान होता तो इमाम हुसैन यजीद की बात जो है वो कर लेते। इतना आसान रास्ता नहीं था, उन्होंने गर्दन कटवा ली थी अपने, यजीद की बात नहीं की थी क्योंकि उनको पता था कि अगर यजीद आ गया तो वो तबाही करके रख देगा, सबको तबाह बर्बाद कर देगा। तो जनाब ये सियासत थी जिसको समझने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेट इसको किसी और जानिब पाकिस्तान में ले जाया जा रहा है। और दूसरी जानिब असद कैसर साहब जो हैं
وہ گرفتار ہیں. کل ان کو رہائی ملی لیکن رہائی کے فوری بعد چارسدہ کی پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا. تو سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو مردان کی عدالت میں پیش کیا گیا اور جناب ان کو 9 مئی کے کیسز میں دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا. اور اسد کیسر کو آج ڈسٹرکٹ سیشن جج مردان محمد زید کی عدالت کے اندر پیش کیا گیا. وہاں پر جناب ان کے جسمانی ریمانڈ کی پولیس کی جانب سے استدعا کی گئی اور ڈسٹرکٹ سیشن جج نے اسد کیسر کا جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا مسترد کر دی اور اسد کیسر کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے. اور پھر تحریک انصاف کے خلاف جو اسد کیسر صاحب نے بات کی, صحافیوں سے گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے خلاف سارا ظلم نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نواز کر رہی ہے. ہم پر سلیکٹڈ کا الزام لگانے والی اپوزیشن آج خود سلیکٹڈ پلس بن گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ لیگل ٹیم ان کو دیکھ رہی ہے اور میں اس پر کچھ سٹینڈ نہیں لینا چاہتا. اور انہوں نے کہا کہ اس ماحول میں اگر انتخابات ہوئے تو کوئی اسے تسلیم نہیں کرے گا. یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف بھی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اس ماحول میں الیکشنز نہیں ہونے چاہیے, اس کو ڈیلے کرنا چاہیے. نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے تو انتخابات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہتر ہے کہ انوار الحق کاکڑ کی طرح نواز شریف کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے. الیکشن کمیشن کے فیصلے سے متعلق اسد کیسر کا یہ کہنا تھا کہ جناب انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ جناب اس کو دیکھ رہی ہے. اور پھر دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے. عمران خان صاحب نے ضمانت کے لیے سپریم کورٹ میں اپنی اپیل دائر کر دی ہے. اس کیس میں عمران خان صاحب کو گرفتار بھی کیا گیا, توشہ خانہ کیس میں گرفتار کیا گیا اور عمران خان توشہ خانہ کیس میں گرفتار تھے. ٹرائل کورٹ نے عدم حاضری پر ضمانت خارج کی ہے اور ہائی کورٹ نے بھی ضمانت خارج کا فیصلہ برقرار رکھا ہے. درخواست میں ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر ضمانت بحال کرنے کی استدعا کی گئی ہے. تو لیٹس سی کہ جناب اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں کب سے ٹیک اپ ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب کا سائفر کا کیس بھی سپریم کورٹ میں جا چکا ہے, 190 ملین پاؤنڈ کا کیس سپریم کورٹ میں جا چکا ہے, صرف ضمانت کی درخواست دائر کی گئی ہے. تو چیف جسٹس قاضی فائز سیسا صاحب جو ہیں وہ اس کو کب دیکھتے ہیں سارے معاملے کو. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب سپریم کورٹ میں اپنے تمام معاملات لے جاتے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہیں. لیکن اس سب کے اندر کچھ بڑی خبریں جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں ہلچل مچی ہوئی ہے. اڈیالہ جیل سے جناب جو خبریں آ رہی ہیں وہ اس وقت بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور جو امریکی سفیر کا معاملہ تھا کہ امریکی سفیر نے نواز شریف سے بھی ملاقات کی, جہانگیر ترین سے بھی ملاقات کی, اور امریکی سفیر پاکستان کی سیاست میں ایکٹیو ہو چکے ہیں. اور پھر یہ خبریں چلنا شروع ہوئی. چودھری پرویز علی صاحب جو ہیں وہ عدالت کے اندر پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ IMF کی ٹیم جو ہے ملاقاتیں کر رہی ہیں, ورلڈ بینک کی ٹیمیں ملاقاتیں کر رہی ہیں. تو یہ ایک خبر تھی جس کی ابھی تک کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی اور اس خبر نے جناب بڑی ہلچل مچا کر رکھ دی. اب جناب میں آپ کو ایک خبر رکھنا چاہتا ہوں. 3-4 دن پہلے ایک خبر سامنے آئی کہ جو امریکی سفارتکار ہیں, 4 امریکی سفارتکاروں نے اڈیالہ جیل کا وزٹ کیا ہے. بتایا یہ گیا کہ منارٹیز کو دیکھنے کے لیے 4 امریکی سفارتکاروں نے اڈیالہ جیل جو ہے اس کا جناب جو ہے وہ وزٹ کیا ہے اور ان کے لیے یہ سارا کچھ تھا. لیکن جو اندر کی خبر ہے, صابر شاکر صاحب اس کو رپورٹ کر رہے ہیں اور بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ امریکی سفیر نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی ہے. یعنی کہ ملاقات ان کی نواز شریف سے ہوئی, جہانگیر ترین سے ہوئی اور پھر عمران خان صاحب سے بھی اڈیالہ جیل میں ان کی ملاقات کی خبریں چل رہی ہیں. اسلام آباد میں امریکی سفارتخانہ سے رابطہ کیا گیا. جناب انہوں نے نہ تصدیق کی ہے نہ تردید کی ہے اور امریکی واشنگٹن وائٹ ہاؤس سے بھی رابطہ کیا گیا ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب آپ اسلام آباد کے امریکی سفارتخانے سے پوچھیں, ہم اس پر کوئی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتے ہیں. تو اس ملاقات کی تصدیق ہو چکی ہے صابر شاکر کے بقول کہ جناب یہ ملاقات ہوئی ہے. اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو اٹ مینس کہ معاملات جو ہیں وہ اللہ کرے خرابی کی جانب نہ بڑھے, اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. تو یہ جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے, جو ڈیڈ لاک ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے امریکہ اہم کردار ادا کرتا ہے نظر آ رہا ہے تاکہ پاکستان میں جو انسٹیبلٹی ہے اس کو ختم کیا جا سکے. اور پھر دوسری جانب جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر آنے کو تیار ہو چکے ہیں. ایک بڑے جلسے کا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے, وہ آپ کے سامنے میں رکھ بھی دیتا ہوں کہ ایک تو جناب جو معاملہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا, اور دوسرا دوران عدت نکاح کا کیس تھا. اور جس مولوی نے عمران خان صاحب پر یہ کیس دائر کیا, جو FIR تھی, اس مدعی نے عمران خان کے خلاف یہ کیس بھی اپنا جناب واپس لے لیا ہے. تو ایک دن میں 2 بڑی خبریں پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اور 28 نومبر کو عدالت نے عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے. اور عمران خان اس سارے معاملے کے اوپر بڑا خوش دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ قوم کے سامنے آئیں گے. وہ اس وقت بڑے جناب بڑا وہ ان کو ایک کرشمہ ہو رہا ہے کہ وہ پاکستان کی قوم کے سامنے باہر نکلیں, وہ ایک بیان دیں میڈیا پر آ کر اور پھر وہ انڈر ڈسکشن آنا وہ شروع ہو جائیں. تو 28 نومبر کو عمران خان صاحب کی جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنا لائحہ عمل تیار کر لیا ہے,
लाएअमल क्या है? नईम हैदर पंजोथा इमरान खान साहब का वकील है। उन्होंने दावा किया है कि इमरान खान ने पार्टी को हिदायत कर दी है कि आप अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया गया है। 27 तारीख को पार्टी एक हुक्मनामा जारी करेगी, लाएअमल देगी और 28 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचेंगे और इमरान खान का इस्तकबाल किया जाएगा और वहां पर इमरान खान साहब अपने कारकुनों को कोई अहम पैगाम भी देना चाहते हैं। तो एक बड़ी खबर है कि इमरान खान साहब अगर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश हुए तो वहां पर पीटीआई के कारकुनान पहुंचेंगे। अगर वहां पर पीटीआई के कारकुनान पहुंच के तो एक बड़े क्रैकडाउन की भी तैयारियां इस वक्त जनाब दूसरी जानिब से मुकम्मल कर ली गई हैं। तो एक बार फिर से अल्लाह न करे एक आमना सामना होने जा रहा है और इस आमने सामने में आपको पता है कि अवाम का नुकसान होता है और अल्लाह ताला पाकिस्तान की इसमें जनाब हिफाजत फरमाए। और फिर इस वक्त पाक फौज से जो बड़ी खबरें आ रही हैं कि पाक फौज में एक बड़ी तब्दीली की खबरें हैं। रात के खबर आई और कल रात ही जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है वो भी हुई है। उसमें जनाब ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से बड़ी एक कॉन्फ्रेंस होती है और इसमें बड़े बड़े जर्नैल जो हैं वो उसमें बैठे थे। इमरान खान साहब को बड़ा वाज़ेह पैगाम पहुंचाया गया। कल मैंने अपने व्लॉग में भी आपको बताया कि जो रियासती दहशतगर्द हैं, जो रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, उनको सख्ती से निपटा जाएगा। ये एक कोर कमांडर फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का एक लामिया के अंदर एक बात लिखी गई थी जो कि बड़ा वाज़ेह पैगाम इमरान खान साहब को वहां से पहुंचा दिया गया कि जो रियासत के आगे खड़ा होगा रियासत को कुचल के रख देगी और रियासत के पास अब जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। ये एक पैगाम था। अब दूसरा पैगाम आपको बताना चाहता हूं, मंसूर अली खान साहब जो हैं उन्होंने दावा भी किया है, लेकिन उस दावे से पहले जो खबर है वो जरा मैं आपके सामने रख देता हूं कि जो बड़ी तब्दीली है वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब की है। वो कोर कमांडर कोयटा के प्राइज सर अंजाम दे रहे थे। इससे पहले इमरान खान साहब के दौर में वो DGISPR थे और ये 4 का एक मामला था कि जनरल आसिफ गफूर थे और उसके बाद जनाब जनरल फैज हमीद साहब थे, जनरल बादशाह और इमरान खान साहब। इन चारों का वन पेज होने की खबरें भी चलती रही और ये इमरान खान साहब के बड़े करीब भी रहे, आसिफ गफूर साहब और जनरल फैज हमीद साहब। अब इस सब के अंदर जनाब इनकी पोस्टिंग हो चुकी है। कोर कमांडर कोयटा से इनको प्रेसिडेंट NDU लगा दिया गया है। ये एक आम तरीन खबर है और इस पर मंसूर अली खान साहब जो हैं उन्होंने ये बात की है कि एक तो वो अगले साल रिटायर्ड भी होने जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि चूंकि इनकी एफिलिएशन इमरान खान साहब के साथ थी तो उनको कोर कमांडर कोयटा से, जो कि एक बहुत बड़ी कोर भी है, इंपॉर्टेंट कोर है, एक बहुत बड़ा मर्तबा है कोर कमांडर कोयटा का, तो उनको वहां से हटाकर प्रेसिडेंट NDU लगाना तो एक नीचे से जनाब उनको वहां पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। तो ये एफिलिएशन हैं और यानी कि इस वक्त पाकिस्तान की फौज के अंदर ये जो एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि एक पॉजिटिव चीज है कि अब जनाब कोई जीरो टॉलरेंस होगी और करप्शन के ऊपर डॉलर स्मगलिंग जो भी सारा मामला है उस पर पाकिस्तान की फौज ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि अब जीरो टॉलरेंस है। अब दहशतगर्दों को किसी सूरत जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये अब तक की डिटेल मैंने आपके सामने रखी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पर अपना ख्याल रखने वाले के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।